అత్యయిక స్థితి సమయంలో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం పోరాడిన 16 మంది ప్రముఖుల్ని లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ జయంతి సందర్భంగా సన్మానిస్తున్నారు. ఢిల్లీ విజ్ఞాన్ భవన్లో నిర్వహిస్తున్న ఆ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. वो परेशान है, देश की स्थिति के बदलना चाहते हैं. जिन सपनों को देकर लेकर के उन्होंने देश के लिए अपने आप को खपा. भिन्न भिन्न विचारों प्रभावों से वो गुजरे थे. वो किसी एक विचार से बंधे हुए नहीं थे, वो खुले मन के थे. वे साम्यवादी विचार प्रभाव से अपने विद्यार्थी काल के प्रारंभ किया. बदलते बदलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक के रूप में भी अपने आप को उभरते थे. वो डरे नहीं थे, उनको चिंता नहीं हुई थी कि दुनिया क्या कहेगी. जब जो सत्य लगा उसके लिए जी लिया. ये जयप्रकाश जी की विशेषता. उस समय जो यातनाएं हुई है, अभी कुमी कपूर जी की एक किताब निकली है, इतना बारीकी से वर्णन है कि कैसे कैसे खास करके कुछ परिवारों को कैसे परेशान किया गया. मुझे स्वामी के साथ काम करने का अवसर मिला. उस समय स्वामी भूगर्भ में थे, हम भी भूगर्भ में थे. हमारे मकरंद देसाई और स्वामी जी विदेश चले गए, क्योंकि हम लोगों को उस समय लगता था कि इंदिरा जी को सबसे ज्यादा चिंता दुनिया में उनका ओपिनियन क्या बन रहा है, उसकी सबसे ज्यादा वो कॉन्शियस थी. वो भारत को तो क्या हो रहा है गिनती नहीं थी इंदिरा जी, परवाह नहीं थी उनको. लेकिन दुनिया में उनके प्रति थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाए तो वो कॉन्शियस थी. तो फिर हम लोगों ने भी तय किया कि हम भी दुनिया में डंका बजाएंगे. केदारनाथ जी साहनी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे शुरू में. बाद में स्वामी जी गए, मकरंद देसाई गए, और मैं यहां से लिखा पट्टी का काम करता, क्योंकि सारे वरिष्ठ लोग जेल चले गए थे, हम भूगर्भ में थे. तो उसके कारण मुझे एक पूरे देश के माहौल में लोकतंत्र के लिए जीने मरने वाले लोग और मूलतः गांधीयन लोग, मूलतः जो गांधीयन लोग थे, उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला. आपातकाल में से जिस प्रकार से संकट आए, उस प्रकार से कभी कभी सोना तपता है, ज्यादा निखरता है. इमरजेंसी में भारत का लोकतंत्र तपा और ज्यादा निखर करके उभरा है. और वो जयप्रकाश जी और उनके साथियों का जो कंट्रीब्यूशन है, उसके कारण हुआ है. जुल्म के बीच भी एक जज्बा होता है जो मूल्यों के लिए जीने के लिए ताकत देता है. ये इमरजेंसी का सबसे बड़ा सबक मिला है. इमरजेंसी को याद करके रोते रहना ये मेरी प्रकृति नहीं है. इमरजेंसी को याद करके लोकतंत्र की ताकत को पहचानना और आने वाली पीढ़ियों को परिचित करवाना, ये समय की मांग है. दुनिया हिंदुस्तान में सब लोग मानते थे. जब जेल में जनता पार्टी का मुसद्दा तैयार हो रहा था, सब लोग जेल में थे, एक जेल से दूसरे जेल पर कागज चिट्ठी पर चपाटी जाती थी, कुछ भोजन के डिब्बे में पहुंचाई जाती थी, और उसमें से वो उसका डॉक्यूमेंट तैयार हुआ. बहुत लोग थे जिनका मत था कि इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, और कुछ लोग थे जिनका मत था कि भारत की जनता के प्रति हमारा भरोसा होना चाहिए, उसकी रगों में लोकतंत्र है, वो कभी भी इन चीजों. तब एक विचार आता था जेलों में चर्चा में कि मीडिया पे ताले लग चुके हैं, लोगों तक पहुंचने का समय नहीं है, मैडम ने अचानक चुनाव घोषित कर दिया है, और ये बड़ी चतुर महिला है, ये किसी भी हालत में हमारे हाथ कुछ लगने नहीं देगी. आशंका के माहौल में चुनाव, नेतृत्व जेल में था, पूरे देश से कट ऑफ था, उसको पता नहीं था कि बाहर माहौल क्या था. एक व्यक्ति दूसरे से बात नहीं कर पाता था कि, लेकिन भारत के सामान्य नागरिक की लोकतंत्र की ताकत देखिए, भारत के सामान्य नागरिक के लोकतंत्र के प्रति आस्था देखिए, भारत के सामान्य व्यक्ति के रगों में दौड़ते हुए लोकतंत्र के उन संस्कारों को देखिए कि आपातकाल के बाद जैसा ही चुनाव आया, वो सभाओं में भी नहीं जाता था, डरता था. नारे नहीं थे, बैनर नहीं थे, पोस्टर नहीं थे, गुपचुप जैसे चुनाव हो रहा है ऐसा माहौल था, भय का साया था. और आरएसएस वगैरह को तो अभी जेल से छोड़ा भी नहीं था, इमरजेंसी तो वैसे ही उनके लिए तो चालू थी. लेकिन इस देश की जनता ने वो ताकत दिखाई, अच्छों को घर भेज दिया, लोकतांत्रिक तरीके से भेज दिया, और लोकतंत्र का विजय कर.
ये दुनिया के लिए अजूबा था कि कोई कम्युनिकेशन न हो तो भी। और मैंने एक घटना, मैंने उस समय एक किताब लिखी थी, इमरजेंसी ने मुझे लिखने की आदत इमरजेंसी ने डाली। मैं उस समय भूगर में था तो एक मुक्तवाणी नाम का अखबार चलाता था, उपनाम से। भूगर में था लेकिन उस अखबार को मैं पहुंचाता था लोगों के पास। इमरजेंसी के बाद मैंने किताब लिखी। उस किताब में मैंने एक घटना का वर्णन किया है। बस के अंदर एक महिला जा रही थी और कंडक्टर से जब उसने टिकट लिया और पैसे वापस दिए तो 1 रुपये की नोट थी। गरीब महिला थी। वो उसको कह रही थी कंडक्टर को कि नोट बदल दो। कंडक्टर कह रहा था कि नोट अच्छी है, क्यों बदलनी है। वो उसको समझा रही थी कि भाई मुझे नोट अच्छी कड़क चाहिए, नई चाहिए नोट, तो मुझे दो। वो कंडक्टर कहता नोट चलेगी नहीं चले, झगड़ा हो गया उनके बीच। तो मैं वहां अंदर बैठा था। अब हम उस समय भी पता नहीं कि हमको पुलिस क्या करेगी, चुनाव तो घोषित हो चुका था। तो मैंने जरा इंटरवीन करने की कोशिश की। मैंने उस माँ को पूछा, माँ नोट खराब नहीं है, चल सकती है, आप क्यों झगड़ा कर रही हो। उसने जो जवाब दिया मेरे लिए वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रेरणा था। उसने कहा, आज हमारे गांव में बाबूभाई जसभाई पटेल आने वाले हैं शाम को और मुझे उनको 1 रुपया दान में देना है। इसलिए मुझे कड़क नोट चाहिए क्योंकि मुझे ये जयप्रकाश जी का जो काम चल रहा है ना उसके लिए देना है। एक गांव की गरीब महिला, उसे लोकतंत्र क्या होता है, आपातकाल क्या होता है, संविधान क्या होता है, कुछ ज्ञान नहीं था। उसको इतना पता था कि सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे अपना कुछ योगदान देना चाहिए। और उस दिन मैंने हमारे वरिष्ठ लोगों को कहा था कि चुनाव हम जीत जाएंगे। अगर एक गांव की महिला ये कहती है कि मुझे 1 रुपया उसकी नोट मेरी ठीक कर दो, इसी में संकेत होता है। पॉलिटिकल पंडित कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपातकाल लगा था, लेकिन माहौल, हवा का रुख पता चल जाता है। ये सत्य घटना का मेरा अनुभव मैंने मेरी उस किताब में लिखा हुआ है। मैं कहता हूं जयप्रकाश नारायण जी ने ये माहौल सामान्य रूप से सार्वजनिक जीवन में कभी कभार 5-10 साल का अंतराल आ जाता है तो लोगों में बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, निराशा आ जाती है कि अब क्या करना है, जिंदगी बेकार है, चलो एक कोने में अपना गुजारा कर लेंगे। जयप्रकाश जी के जीवन देख करके हर सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को एक बड़ी प्रेरणा मिल सकती है कि उनके जीवन में सफलता विफलता अविरत चलती रही है।